हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पहली वीडियो लेके आ रही हूँ हिंदी की। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो स्पेशली ये जो है उत्तराखंड से रिलेटेड पेपर्स के लिए मैं ये वीडियोस ला रही हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी से कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो चैप्टर है, या फिर चैप्टर भी क्या, पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे भाषा। ठीक है। तो देखिए, मैंने ना पहले ये सब कुछ नोट करके आपके लिए बना रखा है। तो देखिए, भाषा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाया हमने, हमारी भाषा है क्या। देखिए, हम नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों में से भी जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो सबकी भाषा अलग अलग तरह की होगी। सब लोग अलग अलग तरह के बोलते होंगे। तो क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं वो हमें दूसरे को भी समझ में आता है ना। अगर किसी और को नहीं भी आती है, किसी को हमारी भाषा नहीं भी आती है, जिससे हमें हमारी भाषा आती है उसे समझ में आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि उसमें सार्थक शब्द होते हैं। क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं उनका कोई अर्थ होता है। तो शब्दों से बने उन वाक्यों का वह सार्थक समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, कहलाती है भाषा। ठीक है। और ये ना भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना क्या है? भास धातु। ठीक है। दो प्रकार की होती है भाषा, लिखित और मौखिक। लिखते हैं एक हम, एक मौखिक रूप से बोलते हैं, दो ही है। ठीक है। लिपि। अब देखो, हम जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी कहते हैं, उसमें ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। तो उन ध्वनियाँ को जो प्रकट करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जिन जो लिखने वाले जो चिन्ह होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि। और जितनी भी भाषाएं हैं उनकी एक लिपि जरूर होती है। ठीक है। और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी है। देवनागरी की उसके सिवा भी हम क्या कहते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन, ये सारी लिपियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का विकास कहाँ कहाँ से हुआ? देखिए, सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। उसके बाद वो कन्वर्ट हुई पाली में, फिर बदली प्राकृत में, फिर बदली अपभ्रंश में, फिर धीरे धीरे अवहट्ट में, और फिर प्राचीन या प्रारंभिक भाषा में। ठीक है। इसके बाद हम कुछ कुछ मिस्टेक्स भी मेरी इनमें हुई है नोट्स में फ्रेंड्स, तो वो मैं आपको करप्शन करके बता दूंगी अभी, मतलब सीधे बोल बोल के बता दूंगी। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो हमारा जो भारत का संविधान है, उसका अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि जो संघ की भाषा होगी ना, वो होगी हिंदी। और जिसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है। देवनागरी लिपि है। जो हम भाषा हिंदी बोलते हैं ना, इसकी लिपि देवनागरी है, मेन जो बोलते हैं। और इसका विकास भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी लिपि थी सबसे पहले, फिर गुप्त लिपि में बदली, फिर कुटिल लिपि में आई, फिर प्राचीन नागरी आई, फिर जाके हमारी देवनागरी लिपि बनी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट मैंने लिखा है, संविधान के भाग 17 एवं 8वीं सूची। संविधान में जो भाग 17 है, उसकी 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद। अब देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अनुसूची लिख दिया दोबारा। तो ये क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद 343 से 351 में क्या है? हिंदी भाषा का वर्णन है। ठीक है। और हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, मतलब देशों के हिसाब से भारत में हमारे बोली जाती है, नेपाल में भी बोली जाती है, दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी को बोलते हैं, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान में बोलते हैं हिंदुस्तानी हिंदी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है। उनमें से एक क्या है? हिंदी। ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी भाषा की संख्या में, मतलब भाषा को संख्या नहीं, ठीक है, संविधान में कौन सा दर्जा मिला है? ये देखो, मैंने गलत लिखा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। ठीक है। हिंदी ना राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है।
कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए, राष्ट्र हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये चीज़ें इस तरह की क्वेश्चन आए तो उसमें हम राजभाषा लिखेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं। ये मैं अपने उसमें ठीक कर लूँगी, मैंने गलती से राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है। तो इसको दर्जा कब मिला है? 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। इसको डेट को नोट कर लीजिएगा। यूकेपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकती है, आयोग तो कुछ भी पूछ ले रहा है, तो आपके पास पहले से ही पता होना चाहिए, इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है भाषा परिवार। अब देखिए, भाषा परिवार ना मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के हैं। एक है भारोपी, दूसरा है द्रविड़ शैली। भारोपी में जो है आगे मैं जितनी भी भाषाएं नीचे पढ़ाऊंगी, मैंने प्रॉपरली ऊपर से नोट नहीं किया है इसमें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारोपी में जो हम ये नीचे मेरी भारोपी वाली ये जो भाषाएं हैं, हिंदी ईरानी है, या फिर नीचे अभी मेरे पास फिर और भी भाषाएं हैं, हिंदी, आर्य, संस्कृत भाषा, ये सारे जो हैं भारोपी परिवार में हैं, ठीक है। और दूसरा मुख्य रूप से दूसरा जो परिवार है वो है द्रविड़ शैली परिवार, ठीक है। उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें आता है तेलुगु आती है, मलयालम आती है, और जो है तमिल है, कन्नड़ है, ये जो है द्रविड़ भाषा शैली है, ठीक है, या द्रविड़ भाषा परिवार है। तो देखिए, भारोपी परिवार में जो है पहला भी भारोपी मैंने दो यहाँ पे भी लिखा है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, सारे भारोपी परिवार में, ठीक है। हिंदी ईरानी, ये भी भारोपी परिवार का ही है, ठीक है, हिंदी यूरोपी परिवार का। तो यहाँ पे भी हमारे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, रोमानी, मराठी, कश्मीरी जो है हिंद आर्य उपशाखा है, और ईरानी उपशाखा है फारसी, बलोची, दरी, पाश्तो, कुर्दी। अगर आप इतना ज़्यादा ना भी पढ़े तो कम से कम ये दो जो मैंने बताए, ये भारोपी और द्रविड़ शैली के, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। लेकिन वैसे मैंने पीछे क्योंकि भारोपी परिवार तो बहुत बड़ा है, तो उसके जो ये पॉइंट दिए गए हैं, तीसरा जैसे कि हिंद आर्य है, तो ये भी देख लीजिएगा, एक एक नज़र मार लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानिया, असमिया, गुजराती, मराठी जो है हिंद आर्य में आते हैं, ठीक है। हिंद आर्य में स्पेशली क्या है कि जो एक व्यंजन है घ और ध और फ ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे आप गुजराती में देख लीजिए, चाहे आप मराठी में देख लीजिए, चाहे फिर आप क्या है पंजाबी में देख लीजिए, इनमें जो है घ, ध, फ, इनका यूज़ ना काफ़ी होता है, जबकि जो बाकी की भाषाएं हैं उनमें इनका लोप सा होने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा भी जो है भारोपी परिवार में ही आती है, ठीक है, भारत हिंद यूरोपी हिंद आर्य भाषा है ये। तो वो इनमें से भी जो है हिंदी, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, बांग्ला, ये सारे जो है संस्कृत भाषा से ही बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है मध्य क्षेत्र की हिंदी, खड़ी बोली, दिल्ली में बोली जाने वाली जो भी प्राथमिक भाषाएं हैं, बोलते हैं अलग अलग, और ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी तथा पूर्वी हिंदी, ये सारी जो हैं क्या कहलाती हैं? पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती हैं? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, और पश्चिमी हिंदी में आ जाती है बाकी ये हिंदी, ये खड़ी बोली दिल्ली में बोल जानी, या फिर ये ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये जो हैं पश्चिमी हिंदी में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू वाली, सिनेमाओं में, मूवीज़ में यूज़ होती है हिंदी और उर्दू मिक्स वाली, ठीक है। और ये ना कोई मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें देवनागरी लिपि ही होगी, और या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्या होगी, फारसी लिपि होगी, ठीक है। इसमें दोनों में से कुछ भी हो सकती है। खड़ी बोली, देखिए ब्रजभाषा और अवधी की छाप नहीं होती है खड़ी बोली में, इसमें ठेठ हिंदी आती है, उत्तराखंड में भी बोली जाती है खड़ी बोली, और उसके साथ ही जो है बिजनौर में है, मेरठ में है, अम्बाला, इन जगह पहाड़ी क्षेत्रों में उनमें खड़ी बोली बोली जाती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। हिंदी, हिंदी के बारे में जो है अब सॉरी फ्रेंड्स, हल्की सी खांसी हो रही है। हिंदी देखो कितने अलग अलग इंडिया में ही है, भारत में ही है, पश्चिम में जो है
इस तरह से बोली जाती है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, ये जो है कहाँ बोली जाती है? पश्चिम में। ठीक है। और जो है पूर्वी हिंदी कहाँ है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, ये तो आप लोगों को पता ही है ना? आप लोगों को पता ही है। गढ़वाली, कुमाऊनी हमारे इधर बोली जाती है। उसके बाद क्या है? राजस्थानी क्या है? मेवाती, मारवाड़ी और मेवाती हड़ौती, दो टाइप की। मेवाती मारवाड़ी और मेवाती हड़ौती। ठीक है, ये बोली जाती है। बिहारी, बिहारी भोजपुरी, मैथिली, मगधी, ये है बिहारी। और दक्षिण भारत में दक्कनी बोली जाती है। बीजापुर, गोल क्या है? गोलकुंडा और अहमदनगरी में ये आ गई। ठीक है। अब देखिए, मैंने नोट किया है कि भारत की संविधान में कौन कौन सी 22 भाषाएं मतलब 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी सम्मिलित हैं। तो देख लीजिए, हिंदी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, बंगाली है, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी तथा संताली। ये जो है सारी क्या है? ये आ गई हमारी 8वीं अनुसूची की भाषाएं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि भाई इनमें से कौन सी भाषा हमारे भारत के संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल है। तब क्या करोगे? जब पता होगा तभी करोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारी जो है, खड़ी बोली बोली जाती है जो हमारे उत्तर भारत में, उसे दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन क्या है? तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, दक्कनी लगाना आगे से, दक्कनी हिंदी या दक्कनी उर्दू। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे हिंदी व्याकरण पे। हिंदी व्याकरण में जो है, हिंदी व्याकरण के 12 मुख्य भाग हैं। आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। आई नो कि इसमें थोड़ा सा कलर का कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ है, बट जो भी है देख लीजिए। ये हिंदी व्याकरण। कहाँ से स्टार्ट करें? वर्ण। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर व्यंजन सबसे शुरू यहीं से होता है। फिर इसी से बनते हैं शब्द, फिर बने हमारे पद, फिर बना हमारा वाक्य, फिर हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, प्रत्यय, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इन 12 पदों से। उसके बाद हमारे फिर वो समास वगैरह सारे आएंगे, अलंकार, समास उसके बाद आएंगे। ठीक है, पहले हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। क्या होते हैं वर्ण? वर्ण क्या होते हैं? जो भी अक्षर होते हैं, हम चाहे स्वर है, व्यंजन है, यानी कि अ, आ, इ, ई है या क, ख है, ये होते हैं वर्ण। और इन्हीं अक्षरों का जो पूरा समूह है वो कहलाता है वर्णमाला। ठीक है। और वर्णों की संख्या कितनी है? 52। नॉर्मली जो है मुख्यतः 52 है, लेकिन क्या है, मूल वर्ण जो है हमारे 44 हैं, जिसमें से कि 11 स्वर और 33 व्यंजन है। नोट कर लीजिएगा, मूल वर्ण में 44 मूल वर्ण है, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 जो है व्यंजन है। ठीक है। उसमें हमारे जो अंग, अह है, उनको नहीं लिया गया है। और उधर में हमारा य, क्ष, कुछ 3-4 व्यंजनों को नहीं लिया गया है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर आपको पता है अ, आ, इ, ई, और व्यंजन आपको पता है क, ख, ग, घ, ये है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। और कभी कभी परिभाषा आ जाती है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडन नहीं किए जा सकते। ठीक है। और क्या होता है? इनका खंडन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, मानक देवनागरी वर्णमाला। हमारी मानक देवनागरी वर्णमाला ही हिंदी की वर्णमाला है। ठीक है, कोई अलग से नहीं है। इसमें क्या है? स्वर अ से अव तक है। अंक अह नहीं है। अंक है अनुस्वार। अंक को कहते हैं अनुस्वार, और विसर्ग को कहते हैं अह। विसर्ग क्या है? अह। अंग अनुस्वार है, विसर्ग अह है। ठीक है। उसके साथ साथ ही अंक और अह को जो है अयोगवाह स्वर कहा जाता है। अयोगवाह स्वर का मतलब जो ना तो पूर्णतः स्वर है, ना ही पूर्णतः व्यंजन है।
वो कैसे? अंग को पढ़िए, उसमें क्या होता है, नौ भी लग रहा है, अ के साथ साथ नौ भी लग रहा है, अंग आ रहा है, ठीक है। तो ना तो ये स्वर ही हो गया, ना ये व्यंजन ही हो गया। उसी तरह अह में भी ह का की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए ये हो गया अयोगवाह स्वर। अब आते हैं हमारे व्यंजन। क्या क्या है व्यंजन? ये हमारे 5 वर्ग हैं व्यंजनों के, क ख ग घ ङ। क इसमें मेरे से एक त्रुटि कहते हैं ना, वो हुई है। वो ये हुई है कि ये जो आएगा, ये ये च आएगा, ठीक है, च वर्ग है। ये ख वर्ग नहीं, ये च वर्ग है, च वर्ग। मैंने गलती से लिख दिया, आप लोग मत लिखिएगा। क ख ग घ ङ, यानी कि जो अगर हम व्यंजनों को जो है क ख ग घ को जो है 5-5 करके डिवाइड करें, तो जो व्यंजन है उसका पहला अक्षर जो आएगा वो ही उसका वर्ग कहलाएगा। यानी कि जैसे क ख ग घ ङ तक हैं, ये 5 व्यंजन जो हैं क वर्ग में आए। च छ ज झ य, ये जो है 5 वर्ग ख वर्ग में आए, सॉरी च वर्ग में आए। ट ठ ड ढ ण, ये जो है ट वर्ग में, ठीक है। इसके बाद जो है ये त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है। इनमें से जो है च छ ज झ, यह जो है इसको एक चीज और कहते हैं, क्या? स्पर्श संघर्षी। जो च छ ज झ य, तो च छ ज झ हमारे तालव्य पे जो है स्पर्श कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो है इन्हें बोलने में थोड़ा सा एनर्जी लग रही है, तो इसीलिए च छ ज झ झ स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। संघर्ष करते हैं हम थोड़ा सा बोलने के लिए इनके लिए। उसके साथ साथ ही जो है ट वर्ग वाले उच्छिप्त स्वर कहलाते हैं। उच्छिप्त स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब भी हम ट ठ ड ढ ण इनको बोलते हैं, तो हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो ऊपर हमारे मूर्धन्य को थोड़ा सा टच करके जीभ हल्की सी मुड़ रही है, मतलब मूर्धन्य नहीं, ऊपर का जो तालु है ऊपर का, वहाँ पे टच करके जो है हमारी जीभ हल्की सी मुड़ रही है, इसी को कहते हैं मूर्धन्य, यानी कि मुड़ना। यही है उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। इसके बाद बाकी के तो आपको अभी पीछे मैंने दिखाए हैं। प वर्ग के बाद जो है म के बाद य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंती स छ त्र ज्ञ, ये आते ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है व्यंजनों को हम क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है, इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सी है, इसमें से ऊष्मी व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो हमें ऑप्शन दिए होते हैं, तब हम वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो नोट कर लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य व र ल, ठीक है, य र ल व। ऊष्मी व्यंजन जिसमें ऊष्मा बाहर को निकलती है वो है श, यानी कि तालव्य स मूर्धन्य स दंती स, और ह में भी हमारी ऊष्मा बाहर को निकलती है, ये है ऊष्मी व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो कि 2 व्यंजनों के योग से बना है, वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। देखिए ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्ष किस किस से मिलकर बना है, त्र किस किस से मिलकर बना है, इस तरह से पूछ। तो क्ष जो है हमारा आधा क, यानी कि कौमा हलंत और मूर्धन्य सा, और ध्वनि मूर्धन्य सा से बना है, ठीक है। उसके बाद जो है त्र है, वो है त, यानी कि त के नीचे हलंत आएगा, और र इससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ज्ञ जो है हमारा किससे मिलके बना है, ग से नहीं, ज और कौन सा, ट ठ ड ढ ण, छ छ ज झ य, च छ ज झ य में जो य आता है उससे, यानी कि ज और य, ठीक है। इससे और स्र, फिर हमारा आता है स्र। स्र तो जो है तालवी सर र से बना है, हलंत जरूर आएगा इनमें, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हमारे 2 और व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन और संघर्षी व्यंजन या ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या है?
क से प वर्ग, जो जहाँ पे हमारी जीभ वगैरह कहीं ना कहीं टच हो रही है, वो कहलाता है जीभ जहाँ कहीं ना कहीं टच हो रही है जिन व्यंजनों में, वो कहलाता है स्पर्श व्यंजन। क से लेके प वर्ग यानी कि जितने भी वर्ग के व्यंजन हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जिनमें हमारी उसमें जिन्हें बोलने में हमें थोड़ा सा टाइम या फिर ताकत लगती है, और वो संघर्षी हैं तालिसा मूर्धन सा दिशा ह फ। अब ये फ नहीं है, फ है, फ के नीचे बिंदु, ज के नीचे बिंदु, ख के नीचे बिंदु करके इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, देखिए मानक वर्ण। मैंने अभी आपको बोला था मानक वर्ण जो है 52 है, ठीक है। 13 स्वर है, 29 व्यंजन है, 39 व्यंजन है, ठीक है। मूल वर्ण कितने हैं, 44, जिनमें कि मूल वर्ण 44 है, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इनमें क्या होता है, 2 स्वर नहीं आते, अंग और अह, और बाकी 5 जो है व्यंजन नहीं आते, ण ढ क्ष त्र ज्ञ, ये 5 व्यंजन नहीं आते। ये हैं 44 मूल वर्ण। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि मूल वर्ण कितने हैं, मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो बाकी उच्चारण के आधार पर जो है 47 व्यंजन है, जिसमें से कि 10 स्वर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये अंग ह के साथ साथ जो है, जो हमारे पास री है वो भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर ये अण ढ ये भी नहीं है, ठीक है। ये कहलाते हैं 2 व्यंजन, ये नहीं होंगे, ये हो गए उच्चारण के आधार पर कितने, 47, 47। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे स्वर में, देखिए स्वर तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है, अ से अ तक। उसके बाद क्या है, 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अब ये नहीं कि जो छोटे हैं, ठीक है, ये नहीं है कि जो छोटे हैं वो ह्रस्व हैं, जो छोटे हैं वो ह्रस्व नहीं है, जो उच्चारण में कम समय लगाते हैं, ठीक है, वो कहलाए ह्रस्व स्वर। जैसे कि अ ई उ री, इनको बोलने में कम टाइम लगता है। दीर्घ स्वर वो जो कि उच्चारण में ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये जो है उच्चारण में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ये कहलाए दीर्घ, ठीक है। अब हमारे पास आ गए प्लुत स्वर। देखो प्लुत स्वर का साइन क्या होता है, ऐसे अण की तरह या फिर एस की तरह, ऐसे 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 करके, ठीक है। और इसके नीचे हलंत भी होता है, तो ये कहलाए प्लुत स्वर। जैसे कि हम किसी भी शब्द को अगर देर तक बोलते हैं, खींच कर बोलते हैं, तो वो उसमें जो बीच में जो जगह बचती है खाली, जैसे ओम में हमने ओ बहुत देर तक पढ़ा, तो ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो जगह होती है उसको हम इससे भरते हैं, इससे फिल करते हैं, ठीक है। ये इससे फिल करते हैं, यही कहलाता है हमारा प्लुत स्वर। नेक्स्ट आ गया हमारा संध्या और समान स्वर। संध्या और समान स्वर में जो संधि स्वर है, संधि स्वर, इसमें क्या है कि हम समान स्वरों से जो मिलकर बना होता है वो कहलाता है संधि स्वर। ये कहलाया हमारा ए। देखिए ए जो है ओ और ई से मिलकर बनता है ए, या चाहे ऐ हो, ओ हो, औ हो, ये 4 होते हैं। और देखिए आगे जब हम संधि पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि जो गुण संधि होती है वो यही होती है, ठीक है। गुण संधि में यही नियम लागू होता है। चलो वो संधि जब आएगी तब आएगी। इसके बाद हमारे समान स्वर, समान स्वरों के योग से जो बने हैं, जैसे कि आ ई उ, और ओ मिलकर आ बनाता है, ई और ई मिलकर ई बनाता है, छोटी चाहे बड़ी ऊ, ये 3 है। अब हम पढ़ते हैं स्वर के भेद, ठीक है। स्वर के भेद हम पढ़ते हैं क्या, समृद्ध और विवृत। ये जो समृद्ध है, इसमें इसको कहते हैं मुंह का बंद होना, और विवृत मुंह का खुलना। तो समृद्ध और विवृत, समृद्ध जो आएगा इसमें जो हमारा मुंह है वो पूरी तरह बंद होगा, और ई ई उ ऊ,
ई ई ऊ जो है पूरी तरह नहीं, अब पूरी बंद हो जाएगा तो आवाज़ कैसे आएगी बाहर, लेकिन ज़्यादा बंद होता है जिसमें, वो आता है हमारा समृद्ध, और इसमें ई यू जो है हमारा एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारे पास अर्ध समृद्ध। ठीक है, इसमें क्या होगा, आधा मुंह बंद होगा। ए और ओ में जो है आप बोल के देख लीजिए, ए और ओ में हमारा आधा ही मुंह बंद होगा, पूरा नहीं होगा। देन फिर आता है विवृत। विवृत में जो है हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। अब देखिए जैसा आप पढ़ते हैं आ, आ में आप चेक कर लीजिए, आपका पूरा मुंह खुल रहा होगा, फाड़ फाड़ के देख लीजिए मुंह को। ठीक है चलिए, उसके बाद जो है अर्धविवृत है, इसमें हमारा मुंह आधा खुलेगा। दो में मुंह खुल रहा है, दो में मुंह बंद हो रहा है, ये देख लीजिएगा, आधा और पूरा ये चेक कर लीजिएगा। तो आई ओ औ और ओ के ये आ के ऊपर जो अर्धचंद्राकार ये होता है, साइन होता है, चंद्राकार बिंदु नहीं है, और ये है खाली साइन, तो ये ओ कहलाता है, इसमें हमारा आधा मुंह खुलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या है, अग्र है, मध्य है और पश्च है। अग्र में का मतलब क्या, जीभ जहाँ अग्र आगे टच कर रही है, तो ई ए आई इन चारों में जो है जीभ आगे टच करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया, ई ए आई, ये हमारे चार शब्द हो गए, चार शब्द जिनमें हमारा जीभ जो है आगे टच कर रही है। उसके बाद मध्य जो है, मध्य में हमारी जीभ मध्य में कब आती है, सिर्फ ओ बोलने में, जब हम खाली ओ बोलते हैं तो हमारा मध्यमा आती है जीभ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया पश्चिम में। पश्चिम में जीभ जो है किस किस में होती है, ऊ ऊ, पीछे की ओर जाती है जीभ, या फिर पीछे से आती है आवाज। ठीक है, और आ और औ ओ, इनमें जो है हमारी जीभ पीछे की ओर जा रही है, ये हो गया हमारा पश्चिम। हम इसको इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इसका एक डायग्राम। देखिए यहाँ पे ओ आ जाएगा, उसके बाद हम ये मध्यमा आ गया, अग्र पश्च। तो अग्र में हमारे क्या क्या है, अग्र में हमारा जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई और क्या है, मध्य में तो हमारा खाली ओ आएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समृद्ध। देखिए समृद्ध में ई आ रहा है ना, यहाँ पे हम समृद्ध लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अर्ध समृद्ध लिखेंगे। अर्ध समृद्ध में हमारा क्या क्या आ रहा है, जहाँ पर हमारा मुंह क्या होता है, आधा बंद होता है, तो आई और ओ, इसमें हमारा आधा मुंह बंद होता है, तो ये जो है हमारे चलिए मैं इसका चार्ट आपको शेयर कर दूंगी, ऐसे में टाइम बहुत लग जाएगा। फिर जो है ये पढ़ने के बाद हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन आपको पता है क से ज्ञ तक। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होता है कि इनको जो है बोलने में स्वर भी चाहिए। ठीक है, इनको बोलते वक्त हमारे स्वर भी यूज़ होते हैं, क्योंकि अकेले में तो ये खाली ऐसे हलंत के साथ आते हैं, प्लस अगर जब इसमें ओ होगा तब जाके आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम हलंत चिन्ह को देख लेते हैं। हल चिन्ह जो है ये व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए आता है। ठीक है, व्यंजनों को स्वर रहित, जैसे कि ये क है, तो क को अगर ओ से अलग करना है हमें, तो ये हलंत लगाना होगा, तभी अकेले ये क इतना ही होता है। ये क तब पूरा तब बनता है जब इसमें स्वर मिलता है ओ का।
तो यही हल चिन्ह कहलाता है, जो ये क के नीचे लग रहा है। ठीक है, ये क के नीचे जो ऐसे लग रहा है ये है हलंत चिन्ह। इसके बाद हम पढ़ते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजन जो है 6 या 7 प्रकार के हैं। जहाँ पे पहला है कंठ, जहाँ पे आवाज़ कहाँ से आती है, कौन क ख ग घ में कंठ से आती है, तो क वर्ग के हैं। उसके साथ ही ह जो है वो कंठ से आता है। ठीक है, उसके बाद है तालव्य, जहाँ पे हमारी तालव्य से आवाज़ आ रही है, तालू से आ रही है आवाज़ जहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर हमारी आवाज़ आ रही है तालू से। चौ वर्ग के जो हैं कहलाते हैं, चौ वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सारे जो हैं तालव्य वाले कहलाते हैं। उसके साथ ही य और तालवी श जो है कहलाता है तालव्य के। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है जब हमारी जीभ जो है ऊपर लग के हल्की सी मुड़ती है, वो कहलाती है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। तो ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं और उसके साथ ही ण, मूर्धन्य ष और ढ, ये जो है मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा दंत। तो जहाँ पर जीभ हमारी दांत से टकरा रही है तो वर्ग क्या आता है। इसमें ना एक ये जो नौ है ये थोड़ा सा डाउटफुल में होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कभी नौ किस वर्ग में किस में आएगा, तो अगर हमारे पास ऑप्शन ये और ये दोनों है तब हम इसे राइट करेंगे। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तब हम इसे दंते में डालेंगे। ठीक है, वो इसलिए जो कि ये वत्सरी है, इसमें जो है दंत मूल्य नौ जो है दांतों की जड़ों में लगता है जीभ इस वक्त नौ बोलने में, इसलिए इसे दंत मूल में कहते हैं। और इसके साथ ही नौ श र ल इन सब में दांतों की जड़ में हमारी जीभ जा रही है, इसलिए ये दंत मूलिका है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया ओष्ठ। ओष्ठ जहाँ पे हमारे आगे से होंठ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ओष्ठ वाले जो है प वर्ग के हैं, प वर्ग के। ठीक है फ्रेंड्स, प वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण होते हैं या सॉरी व्यंजन होते हैं वो हमारे ओष्ठ वाले आते हैं, जिसमें हमारा होंठ की आकृति बनती है आगे प फ ब भ। राइट, उसके बाद होंठ कार्य करने हैं। दंतोष्ठ में जो है व और फ आता है, फ। ठीक है, दंतोष्ठ जहाँ पे दांत और होठों दोनों का प्रयोग हो रहा है वो कहलाया हमारा दंतोष्ठ। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम प्रयत्नानुसार देख लेते हैं। हम प्रयत्न करते हैं, सांस की मात्रा हमारी आती है। प्रयत्न करते हैं यानी जो लगा रहे हैं हम बात करने, मतलब ये व्यंजनों का उच्चारण करने में जो हम प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, ये आया। यहाँ पे एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिसमें हमारी कम एनर्जी लग रही है, जिनको बोलने में हमारे कम ताकत लग रही है, वो कहलाती है अल्प प्राण। और वर्ग, अभी अल्प प्राण और महाप्राण में हम कैसे देख सकते हैं, जब कोई भी वर्ग है, पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ग है, उनका जो पहला अक्षर होगा और तीसरा होगा, जैसे कि इसका है क वर्ग का क है, और नंबर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे और ख छोड़ के फिर ग आ गया। ठीक है, इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा ये कहलाए हमारे अल्प प्राण। उसी तरह बाकी के जो च वर्ग है, च वर्ग है, या फिर क्या कहते हैं ट वर्ग है, त वर्ग है या प वर्ग है, इन सभी के जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो भी व्यंजन आएगा वो कहलाएगा क्या, अल्प प्राण। और इसी तरह जो है महाप्राण में है, महाप्राण में जो है क से लेके प वर्ग के जो भी दूसरा और चौथा अक्षर आएगा, जैसे कि ख, फिर ग को छोड़ के घ, ये जो है कहलाते हैं महाप्राण। इनमें हमारी ज़्यादा शक्ति लगती है, ज़्यादा
ताकत लगती है थोड़ा सा, ठीक है। उसके साथ साथ ही जो है अल्प प्राण में ड य र ल व ये भी आते हैं। और यहाँ पे जो है न नह नह, न के साथ ह नह, म के साथ ह मह, ल के साथ लह, और ये स श ह ये जो है महाप्राण में आते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं करते रहूँ ज़्यादा टाइम लेके बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको फटाफट फटाफट बता रही हूँ। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास आते हैं प्रयत्नानुसार। तो प्रयत्नानुसार दो प्रकार के, अघोष और सघोष, ठीक है। अघोष का मतलब है बोलने में जो है कंपन नहीं होती है, ठीक है। अघोष का मतलब, अघोष का मतलब, अ का मतलब होता है नहीं और घोष का मतलब कंपन, ठीक है। तो कंपन नहीं हो रही है तो वो हो गया अघोष, कंपन हो रही है वो हो गया सघोष, ठीक है। अपोजिट वर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अघोष में जो पहला और दूसरा है, यानी कि अभी हम क्या कहते हैं सारे वर्गों के ऑर्डर नंबर ले लेते हैं। अब हम पहला और दूसरा, ठीक है। क वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, त वर्ग का पहला दूसरा, प वर्ग का पहला दूसरा, ये जो है सारे अघोष व्यंजन हैं। और ये बाकी के जो बचे हैं तीसरा चौथा पांचवा तक, सारे वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे, ये कहलाते हैं सघोष। इनके सिवा जो है ये फ स यहाँ आते हैं अघोष में, और ये जो है य र ल व, ये य र ल व, ड ढ च, ये यहाँ आ गए सघोष में, ठीक है, जिनमें कंपन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्यंजन गुच्छ। तो व्यंजन गुच्छ क्या होता है ये देखिए। क्लास, क्या हो रहा है, क और ल दोनों एक साथ पढ़ते हैं हम, क लास ह तो नहीं पढ़ते, क्लास पढ़ते हैं ना, तो क्ल साथ में आ रहा है। तो जैसे सम पढ़ते हैं तो स्थ, स्त और एक साथ पढ़े। तो जब दो व्यंजनों को एक साथ पढ़ा जाता है तो ये कहलाता है व्यंजन गुच्छ, ठीक है। तो बाकी परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़े, जब दो शब्दों को एक साथ बोल रहे हैं। यहाँ क्या होता है, दो समान शब्दों को जब एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि बच्चा पढ़ा हमने, ठीक है, बच्चा हमने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या चौ और चौ एक साथ, ये दिल्ली। तो जब समान शब्द एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो कहलाते हैं क्या, द्वित व्यंजन, जहाँ पे कि दो समान शब्द एक साथ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये वीडियो पूरी होती है। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और मुझे भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूं और आप लोगों को पढ़ने में इजी हो। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेव बनाया है मैंने अग्र पश्चिम मध्य का और समृद्ध विमृत का। ये देखिए, अग्र में ई ई ए ई ई ए आई ये आ जाते हैं, पश्चिम में उ, पश्चिम में उ ऊ ओ औ, ऐसे पश्चिम में जो है उ ऊ, ये उ ओ औ, और ओ के आगे ऊपर ये मात्रा और आ, ये आते हैं अग्र के, ये हो गए, ठीक है। मध्यमा आ गया ओ। इसके साथ ही जो है, अब हमने ये पढ़े समृद्ध में जो है ई आ गया और यहाँ से उ आ गया समृद्ध में। देन अर्ध समृद्ध में ए आया और इधर से ओ आ गया, ठीक है। अर्ध विवृत में क्या आया, आई, और ये आ गया अर्ध विवृत में, और विवृत ये पूरे आ गए, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।